सोचा है कि भारत अफगानिस्तान में क्या करने जा रहा है, तो सुन लीजिए, अब उसके हाथ से समय निकल चुका है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत से वो अवसर छीन लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ताकते रह गए और चीन, रूस और ईरान अफगानिस्तान को ले उड़े। तो अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये चल रहा है कि दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, तो निकाल दीजिए। उन्होंने भारत की लंका लगा दी है। उन्हें बंगाल में चुनावी रैलियां करने से फुर्सत कहां थी जो वो देखते कि दुनिया में चल क्या रहा है। अमेरिका ने अचानक से अपनी फौज अफगानिस्तान से नहीं खींची है। तालिबान एक दिन में काबुल, कांधार, हेरात पर नहीं चढ़ाया है। इसके लिए उसे विदेशों से भारी आर्थिक मदद मिली है, हथियार मिले हैं, साजो सामान मिले हैं। लेकिन मोदी रामराज का कीर्तन करते रहे, एस जयशंकर मोदी जी का कीर्तन करते रहे और चीन, रूस, ईरान ने मिलकर अफगानिस्तान में भारत का राम नाम सत्य कर दिया। आप मानिए ना मानिए, लेकिन 70 साल में जो विदेश नीति भारत ने कायम की थी, उसका कचूमर निकल चुका है रामराज में। और दुनिया हमें अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र की तरह देखने लगी है। ऐसा लगता है जैसे हमारी विदेश नीतियां दिल्ली के साउथ ब्लॉक से नहीं, वाशिंगटन से तय हो रही हैं। अमेरिका को खुश करने के लिए चीन, रूस और ईरान तीनों को हमने नाराज कर लिया। मोदी समझ ही नहीं पाए कि यह नाराजगी अगर तीनों को एक कर देगी तो क्या होगा, और वही हुआ। अफगानिस्तान इसका ताजा उदाहरण है। भारत के पास बेहिसाब मौका था, लेकिन उसने इसे गंवा दिया। वही मौके रूस, चीन और ईरान के पास भी थे और उन्होंने इसे दोनों हाथों से समेट लिया। मोदी और एस जयशंकर के अलावा इस दुनिया में हर आदमी को पता था कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। यह भी पता था कि सेना तालिबान के साथ मिल चुकी है और यह भी पता था कि राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भागने वाले हैं। लेकिन भारत ने 11,000 करोड़ के कारोबार वाले साझेदार देश के लिए कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की। कभी सोचा ही नहीं कि अमेरिकियों के अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद जो हालात बनेंगे, उसमें उसकी भूमिका क्या होने वाली है। एस जयशंकर एक बार फिर से नाकाम और निकम्मे विदेश मंत्री साबित हुए। आज इसे लेकर पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। यूएस न्यूज में पॉल डी शिंकमैन ने एक लेख लिखा है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी के बीच चीन, रूस और ईरान ने बिना समय गंवाए अपने हितों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए कि तीनों ही देशों ने तत्काल तालिबान सरकार को मान्यता दे डाली। बांग्लादेश जैसे बित्ते भर के देश ने भी इसमें कोई देरी नहीं की। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। रूस ने इसे सीधे अमेरिका और नाटो से शीत युद्ध के दौर का बदला लेने के मौके के तौर पर देखा। चीन ने इसे दुनिया में अपनी चलाने में अमेरिका पर बढ़त बनाने के मौके के तौर पर देखा और ईरान ने अमेरिका से अपनी तनातनी के बरक्स अपने कारोबारी और सैन्य पांव पसारने के मौके के तौर पर देखा। भारत ताकता रह गया और चीन ने ऐलान कर दिया कि वह अफगान जनता की इच्छाओं का आदर करता है और तालिबान की सरकार को एक वैध सरकार के तौर पर मान्यता देता है। मोदी और जयशंकर कैसे फिसड्डी साबित हो गए, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि अफगानिस्तान को लेकर चीन, ईरान और रूस तीनों एक दूसरे के संपर्क में थे। उधर तालिबान काबुल में दाखिल हो रहा था और इधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का नंबर डायल कर रहे थे। वांग यी ने कहा कि चीन और रूस दोनों के लिए रणनीतिक सहयोग बढ़ाना जरूरी है। दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि हम लोग एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और दोनों तालिबान को नई व्यवस्था बनाने में मदद करेंगे। इस स्थिति को समझिए। तालिबान एक दिन में काबुल तक नहीं पहुंचा है। अमेरिका से बदला लेने के लिए चीन, रूस और ईरान तीनों ने तालिबान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक डाली और अपने विश्व गुरु योग करते रह गए। अफगानिस्तान में मचे हाहाकार से बहुत पहले ही चीन के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों की बातचीत हो चुकी थी। अफगानिस्तान मतलब तालिबान। और इसके बाद वांग यी ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में तालिबान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। भारत का फिसड्डीपन देखिए कि फरवरी 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान की बैठक में इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान छोड़ेंगी और तब तक तालिबानी उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन मोदी ने नवंबर 2020 में अफगानिस्तान में 150 परियोजनाओं का ऐलान कर दिया, बिना यह सोचे कि तालिबान आएगा तो उन परियोजनाओं का क्या हश्र होगा।
अभी तक भारत अफगानिस्तान में 22,500 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है, सड़कें, बांध, बिजली परियोजनाओं और अस्पतालों पर। दोनों देशों के बीच कोई 10,500 करोड़ का सालाना कारोबार है और इसमें बड़ा हिस्सा निर्यात का है। हम उनको चाय, कॉफी, कपास, काली मिर्च, मसाले, जूट, दवा, मेडिकल उपकरण, ऑटो पार्ट्स वगैरह का निर्यात करते हैं और अफगानिस्तान से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पिस्ता, खुबानी, चेरी, एप्रिकॉट, अनार, जीरा और केसर जैसी चीजों का आयात करते हैं। 2020-21 में हमने 6,129 करोड़ रुपए का सामान अफगानिस्तान को बेचा और 3,783 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। अफगानिस्तान में तनाव के बीच दिल्ली के थोक बाजार चिंता में डूब गए। दोनों तरफ से 100 करोड़ से ज्यादा का एडवांस कारोबारियों का फंस गया है। लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद हमारी रणनीति क्या होगी। दरअसल अमेरिका को खुश करने के चक्कर में मोदी ने विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया है। ट्रंप ने उन्हें समझा दिया था कि अमेरिका हर हाल में भारत का साथ देगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, और मोदी इतने भोले निकले कि इस बात को आत्मसात भी कर लिया। वो अमेरिका का इतिहास नहीं जानते थे कि अपने हितों के आगे वो पूरी दुनिया में आग लगता हुआ देख सकता है। जिस दिन पूरे मध्य पूर्व को नाराज करके मोदी इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे, उसी दिन समझ में आ गया था कि वो विदेश नीति के मामले में कितने अनाड़ी हैं। इस मामले में उन्होंने वाजपेयी को भी नीचे दिखाया था। हथियारों की खरीद से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक में भारत ने रूस को दरकिनार किया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका नाराज न हो जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में मोदी ने समय तय हो जाने के बाद भी ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक से इनकार कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका नाराज न हो जाए। वही अमेरिका एक दिन अफगानिस्तान से भाग गया और मोदी की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि विदेश नीति के मामले में जयशंकर और डोभाल पर मोदी की निर्भरता उन्हें ले डूबी। बित्ते बित्ते भर के देशों ने दशकों पुरानी भारत की दोस्ती को छोड़कर चीन को चुन लिया और हम ताली बजाते रह गए। तालिबान को मान्यता न देना अब भारत सरकार के वश में नहीं रह गया है, लेकिन अगर अब उसे सरकार मान भी लिया तो इससे कोई भला होने वाला नहीं है। तालिबान अब रूस, चीन और ईरान के आगे भारत को तवज्जो नहीं देने जा रहा। आगे आगे देखिए